आज से ठीक 8 बरस पहले की बात है। हिंदू सभा कॉलेज के सामने जो खूबसूरत शादीगर है, इसमें हमारे दोस्त बशीशर नाथ की बारात ठहरी हुई थी। तकरीबन 300-350 के करीब मेहमान थे, जो अमृतसर और लाहौर की नामवर तवाइफों का मुजरा सुनने के बाद उस वसी इमारत के मुख्तलिफ कमरों में फर्श पर या चारपाइयों पर गहरी नींद सो रहे थे। 4 बच्चों के थे। मेरी आंखों में बशीशर नाथ के साथ एक अलहदा कमरे में खास दोस्तों की मौजूदगी में पी हुई विस्की का खुमार अभी तक बाकी था। जब हाल के गोल क्लॉक ने 4 बजाए तो मेरी आंख खुली। शायद कोई ख्वाब देख रहा था, क्योंकि पलकों में कुछ चीज पंसी मालूम होती थी। एक आंख बंद करके इस ख्याल से कि दूसरी आंख अभी कुछ देर सोती रहे, मैंने हाल के फर्श पर नजर दौड़ाई। सब सो रहे थे, कुछ औंधे, कुछ सीधे और कुछ चाकू से बने हुए। मैंने अब दूसरी आंख खोली और देखा। रात को पीने के बाद जब हम हाल में आकर लेटे थे तो असगर अली ने जिद की थी कि वो गांव तकिया लेकर सोएगा। गांव तकिया मेरे सर से कुछ फासले पर पड़ा था, मगर असगर मौजूद नहीं था। मैंने सोचा हस्ब मामूल रात भर जागता रहा है और इस वक्त यहाँ से बहुत दूर रामबाग में किसी मामूली टिकाई के मेले बिस्तर पर सो रहा है। असगर अली के लिए शराब देसी हो या अंग्रेजी, एक तेज गाड़ी थी जो उसे फौरन औरत की तरफ खींच कर ले जाती थी। शराब पीने के बाद यूं तो 99% मर्दों को खूबसूरत चीजें अपनी तरफ खींचती हैं, लेकिन असगर जो निहायत अच्छा फोटोग्राफर और पेंटर था, जो रंगों और लकीरों का सही इम्तजाज जानता था, शराब पीने के बाद हमेशा निहायत ही बोंडी तस्वीर पेश किया करता था। मेरे पलकों में पसे हुए ख्वाब के टुकड़े निकल गए और मैंने असगर अली के मुतालिक सोचना शुरू कर दिया, जो ख्वाब नहीं था। उसके लंबे बालों वाले वजनी सर का दबाव गांव तकिए पर मुझे साफ नजर आ रहा था। कई बार गौर करने के बावजूद मैं समझ ना सका था कि शराब पीकर असगर का दिल और दिमाग शल क्यों हो जाता है। शल तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो खौफनाक तौर पर बेदार हो जाता था और अंधेरी से अंधेरी गलियों में भी रास्ता तलाश करता, वो लड़खड़ाते हुए कदमों से किसी न किसी जिस्म बेचने वाली औरत के पास पहुंच जाता। उसके गलीज बिस्तर से उठकर जब वो सुबह नहा धो के अपने स्टूडियो पहुंचता और साफ सुथरी, तंदुरुस्त, जवान और खूबसूरत लड़कियों और औरतों की तस्वीरें उतारता, तो उसकी आंखों में हैवानियत की हल्की सी झलक भी ना होती, जो शराबी हालत में हर देखने वाले को नजर आ सकती थी। यकीन मानिए, शराब पीकर वो सख्त बेचैन हो जाता था। उसके दिमाग से खुद एहतिसाबी कुछ अरसे के लिए बिल्कुल मफकूद हो जाती थी। आदमी कितना पी सकता था? 6, 7, 8 पेग, मगर इस बज़ाहिर बेजरर सियाल मादे के 6 या 7 घूंट उसे शहवत के अताह समंदर में धकेल देते थे। आप विस्की में सोडा या पानी मिला सकते हैं, लेकिन औरत को इसमें हल करना कम से कम मेरी समझ में नहीं आता। शराब पी जाती है गम गलत करने के लिए। औरत कोई गम तो नहीं, शराब पी जाती है शोर मचाने के लिए। औरत कोई शोर तो नहीं। रात असगर ने शराब पीकर बहुत शोर मचाया। शादी ब्याह पर चूंकि वैसे ही काफी हंगामा होता है, इसलिए ये शोर दब गया, वरना मुसीबत बर्पा होती। एक दफा विस्की से भरा हुआ गिलास उठाकर ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया, मैं बहुत ऊंचा आदमी हूँ, ऊंची जगह बैठ कर पीऊंगा। मेरा ख्याल था कि रामबाग में किसी ऊंचे कोठी की तलाश में चला गया है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब दरवाजा खुला तो वो एक लकड़ी की सीढ़ी लेके अंदर दाखिल हुआ और उसे दीवार के साथ लगाकर सबसे ऊपर वाले डंडे पर बैठ गया और छत के साथ सर लगाकर पीने लगा। बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने और बशीशर ने उसे नीचे उतारा और समझाया कि ऐसी हरकतें सिर्फ इस वक्त अच्छी लगती है जब कोई और मौजूद ना हो। शादी घर मेहमानों से कचाकच भरा है, उसे खामोश रहना चाहिए। मालूम नहीं कैसे ये बात उसके दिमाग में बैठ गई, क्योंकि जब तक पार्टी जारी रही वो एक कोने में चुपचाप बैठा अपनी हिस्से की विस्की पीता रहा। ये सोचते सोचते मैं उठा और बाहिर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया।
सामने हिंदू सभा कॉलेज की लाल लाल ईंटों वाली इमारत सुबह की खामोश अंधियारे में लिपटी हुई थी। आसमान की तरफ देखा तो कई तारे मिटियाले आसमान पर कांपते हुए नजर आए। मार्च के आखिरी दिनों की खुनक हवा धीरे धीरे चल रही थी। मैंने सोचा चलो ऊपर चलें, खुली जगह है, कुछ देर मरमर के बने हुए शानशीन पर लेटेंगे। सर्दी महसूस होने पर बदन में जो तेज तेज जुर्जरियां पैदा होंगी उनका मजा आएगा। लंबा बरामदा तय करके जब मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा तो ऊपर से किसी के उतरने की आवाज आई। चंद लम्हात के बाद असगर नमूदार हुआ और मुझसे कलाम किए बगैर पास से गुजर गया। अंधेरा था, मैंने सोचा शायद उसने मुझे देखा नहीं। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों पर मैंने चढ़ना शुरू किया। मेरी आदत थी जब कभी मैं सीढ़ियां चढ़ता हूं तो उसके जीने जरूर गिनता हूं। मैंने दिल में 24 गिना और दफातन मुझे आखिरी जीने पर एक औरत खड़ी नजर आई। मैं बौखला गया क्योंकि करीब करीब हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए थे। माफ कर दीजिएगा। ओह आप? औरत शारदा थी, हमारी हमसाई हरनाम कौर की बड़ी लड़की, जो शादी के एक बरस बाद ही बेवा हो गई थी। पेशतर इसके कि मैं उससे कुछ और कहूं, इसने मुझसे बड़ी तेजी से पूछा, ये कौन था जो अभी नीचे गया है? कौन? वही आदमी जो अभी नीचे उतर के गया है। क्या आप उसे जानते हैं? जानता हूं। कौन है? असगर। असगर? इसने ये नाम अपने दांतों के अंदर जैसे काट दिया और मुझे जो कुछ भी हुआ इसका इल्म हो गया। क्या इसने कोई बदतमीजी की है? बदतमीजी? शारदा का दोहरा जिस्म गुस्से से कांप उठा। लेकिन मैं कहती हूं इसने मुझे समझा क्या? ये कहती हुई इसकी छोटी छोटी आंखों में आंसू आ गए। इसने इसकी आवाज खलक में फंस गई और दोनों हाथों से मुंह डांप कर उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैं अजीब उलझन में फंस गया। सोचने लगा अगर रोने की आवाज सुनकर कोई ऊपर आ गया तो एक हंगामा बर्पा हो जाएगा। शारदा के 4 भाई हैं और चारों के चारों शादीगर में मौजूद हैं। उनमें से 2 तो हर वक्त दूसरों से लड़ाई का बहाना ढूंढते रहते हैं। असगर अली की अब खैर नहीं। मैंने इसको समझाना शुरू किया, देखिए आप रोए नहीं, कोई सुन लेगा। एकदम दोनों हाथ अपने मुंह से हटाकर उसने तेज आवाज में कहा, सुन ले, मैं सुनाना ही तो चाहती हूं। मुझे आखिर इसने समझा किया था, बाजारी औरत। मैं आवाज फिर उसके खलक में अटक गई। मेरा ख्याल है इस मामले को यहीं दबा देना चाहिए। क्यों? बदनामी होगी। किसकी? मेरी या उसकी? बदनामी तो उसकी होगी, लेकिन कीचड़ में हाथ डालने का फायदा ही क्या है? ये कहकर मैंने अपना रुमाल निकालकर उसे दिया। लीजिए, आंसू पूंछ लीजिए। रुमाल फर्श पर पटक कर वो शाहनशीन पर बैठ गई। मैंने रुमाल उठाकर अपनी जेब में रख लिया। शारदा देवी, असगर मेरा दोस्त है, इससे जो गलती हुई मैं इसकी माफी चाहता हूँ। आप क्यों माफी मांगते हैं? इसलिए कि मैं ये मामला रफा दफा करना चाहता हूँ। वैसे आप कहें तो मैं उसे यहाँ ले आता हूँ, वो आपके सामने नाक से लकीरी भी खींच देगा। नफरत से इसने अपना मुंह फेर लिया। नहीं, इसको मेरे सामने मत लाइएगा, इसने मेरा अपमान किया है। ये कहते हुए फिर उसका गला रंध किया और शाहनशीन की मरमरी सल पर कोहनियों के बल दोहरी होकर उसने मजरूह जज्बात के उठते हुए फवारे को दबाने की नाकाम कोशिश की। मैं बुकला गया। एक जवान और तंदुरुस्त औरत मेरे सामने रो रही थी और मैं उसे चुप नहीं करा सकता था। एक दफा उसी असगर की मोटर चलाते चलाते मैंने एक कुत्ते को बचाने के लिए हारन बचाया। शामत अमाल ऐसा हाथ पड़ा कि हारन बस वही आवाज, एक ना खत्म होने वाला शोर बनकर रह गई। 1000 कोशिश कर रहा हूं कि हारन बंद हो जाए, मगर वो पड़ा चिल्ला रहा है। लोग देख रहे हैं और मैं मुजस्सम बेचारगी बना बैठा हूं। खुदा का शुक्र है कोटे पर मेरे और शारदा के सिवा और कोई नहीं था, लेकिन मेरी बेचारगी कुछ इस हारन वाले मामले से सिवा थी। मेरे सामने एक औरत रो रही थी जिसको बहुत दुख पहुंचा था। कोई और औरत होती तो मैं थोड़ी देर अपना फर्ज अदा करने के बाद चला जाता, मगर शारदा हमसाई की लड़की थी
और मैं उसे बचपन से जानता था। बड़ी अच्छी लड़की थी, अपनी 3 छोटी बहनों के मुकाबले में कम खूबसूरत लेकिन बहुत ज़हीन। क्रोशिये और सिलाई के काम में चाबक दस्त और कम गो। जब पिछली बरस शादी के ऐन 11.5 महीनों के बाद इसका खावंद रेल के हादसे में मर गया था तो हम सब घर वालों को बहुत अफसोस हुआ था। खावंद की मौत का सदमा कुछ और है, मगर ये सदमा जो शारदा को मेरे एक वाहियात दोस्त ने पहुंचाया था, जाहिर है इसकी नोयत बिल्कुल मुख्तलिफ और बहुत अजियत देह थी। मैंने इसको चुप कराने की एक बार और कोशिश की। शहनशीन पर इसके पास बैठकर मैंने इससे कहा, शारदा, यूं रोई जाना ठीक नहीं। जाओ, नीचे चले जाओ और जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ। वो कमबख्त शराब पिए हुए था, वरना यकीन जानो इतना बुरा आदमी नहीं। शराब पीकर जाने क्या हो जाता है उसे। शारदा का रोना बंद ना हुआ। मुझे मालूम था असगर ने क्या किया होगा, क्योंकि आम मर्दों का एक ही तरीका होता है, जिस्मानी। लेकिन फिर भी मैं खुद शारदा की मुंह से सुनना चाहता था कि असगर ने किस तौर पर यह बेहूदगी की। चुनाचे मैंने इसी हमदर्दाना लहजे में इससे कहा, मालूम नहीं इसने तुमसे क्या बदतमीजी की है, लेकिन कुछ ना कुछ मैं समझ सकता हूं। तुम ऊपर क्या करने आई थी? शारदा ने लरसती हुई आवाज में कहा, मैं नीचे कमरे में सो रही थी। 2 औरतों ने मेरे मुतल्लिक बातें शुरू कर दी। आवाज एकदम इसके गले में रंध गई। मैंने पूछा, क्या कह रही थी? शारदा ने अपना मुंह मरमरी सिल पर रख दिया और बहुत जोर से रोने लगी। मैंने उसके चौड़े कांधे पर होले होले तब की थी, चुप करो शारदा, चुप कर जाओ। रोते रोते हिचकियों के दरमियान इसने कहा, वो कहती थी, इस विधवा को यहाँ क्यों बुलाया गया है? विधवा कहते हुए शारदा ने अपने आंसुओं भरे दुपट्टे का एक कोना मुंह में चबा लिया। ये सुनकर मैं रोने लगी और ऊपर चली आई, और ये सुनकर मुझे भी शदीद दुख हुआ। औरतें कितनी जालिम होती हैं, खास तौर पर बूढ़ी। जख्म ताजा हो या पुराने, क्या मजे ले लेकर कुरेदती हैं। मैंने शारदा का हाथ अपने हाथ में लिया और पुरखलूस हमदर्दी से दबाया। ऐसी बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए। वो बच्ची की तरह बिलखने लगी। मैंने ऊपर आकर यही सोचा था और सो गई थी कि आपका दोस्त आया और इसने मेरा दुपट्टा खींचा और मेरे कुर्ते के बटन खोलकर, उसके कुर्ते के बटन खुले हुए थे। जाने दो शारदा, भूल जाओ जो कुछ हुआ। मैंने जेब से रुमाल निकाला और उसके आंसू पोंछने शुरू किए। दुपट्टे का कोना अभी तक इसके मुंह में था, बल्कि इसने कुछ और ज्यादा अंदर चबा लिया था। मैंने खींचकर बाहर निकाल लिया। इस गीले हिस्से को इसने अपनी उंगलियों पर लपेटते हुए बड़े दुख से कहा, आपके दोस्त ने विधवा समझकर ही मुझ पर हाथ डाला होगा। सोचा होगा इस औरत का कौन है। नहीं नहीं शारदा, नहीं। मैंने इसका सर अपने कंधे के साथ लगा लिया। जो कुछ इसने सोचा, जो कुछ इसने किया, लानत भेजो इस पर। चुप हो जाओ। जी चाहा लोरी देकर उसको सुला दूं। मैंने उसकी आंखें खुश्क की थी, लेकिन आंसू फिर उबल आए थे। दुपट्टे का कोना जो उसने फिर मुंह में चबा लिया था, मैंने निकाल कर उंगलियों से इसके आंसू पूछे और दोनों आंखों को होले होले चूम लिया। बस अब रोना नहीं। शारदा ने अपना सर मेरी सीने के साथ लगा दिया। मैंने धीरे धीरे उसके गाल तपकाए। बस बस बस। थोड़ी देर बाद जब मैं नीचे उतरा तो मार्च की आखिरी दिनों की खुनक हवा में शाहनशीन की मरमरी सिल पर असगर की बेहूदगी को भूलकर शारदा अपना मलमल का दुपट्टा ताने खुद को बिल्कुल हल्की महसूस कर रही थी। उसके सीने में तलातुम की बजाय अब शीर गरम सुकून था।